अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट हमने की थी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ्स और आज हमने करना है इसका प्रॉब्लम नंबर 2.1। अब इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर से मुराद कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो एक 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है और इसके तमाम कॉर्नर्स पे हमने इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे हुए हैं और साथ हमें यह बताया गया है कि इसके सेंटर पे एक और चार्ज रखा गया है, चार्ज कैपिटल क्यू। एक डिफरेंट चार्ज रखा गया है, चार्ज क्यू। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। खैर, तो एक चार्ज क्यू यहां पे इसके सेंटर पे रखा हुआ है। आप ये बताएं कि ये कॉर्नर वाले चार्जेस जो हैं ये मिलके इस सेंट्रल चार्ज पे कितनी नेट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो हमने सेंट्रल चार्ज की नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो हम करेंगे क्या? हम सिंपली फाइंड कर लेंगे कि इस सेंट्रल चार्ज पे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से कितनी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है और फिर उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे तो हमें सेंट्रल चार्ज पे नेट फोर्स मिल जाएगी। ठीक हो गया? उसके लिए हम करेंगे क्या? हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी, हम डायरेक्टली इसे सोल्व नहीं करेंगे। डायरेक्टली इसे सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम आते हैं पहले सिंपलेस्ट केस की तरफ। सिंपलेस्ट केस, एक स्क्वायर, स्क्वायर के फोर एंड्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस और उसके सेंट्रल पॉइंट पे एक और चार्ज कैपिटल क्यू। बताएं कि सेंट्रल चार्ज पे ये चारों चार्जेस मिलके कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये वो सवाल है जो आप लोग एफएससी में कर चुके हैं सेकंड ईयर में। खैर, दोबारा इसको देखें तो देखें, बहुत सिंपल है। इस सेंट्रल चार्ज पे कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी, पहले देखें इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगी वो कितनी होगी। तो देखें, ये वाला चार्ज अगर मैं नाम दे दूं इन कॉर्नर्स को ए, बी, सी और डी का, तो चार्ज ए कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा सेंट्रल चार्ज पे, वो क्या होगा? कूलम्स लॉ के मुताबिक के, फर्स्ट चार्ज जो कि पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है क्यू, सेंट्रल चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना इनके दरमियान डिस्टेंस? इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं आर से। दिस डिस्टेंस इज आर, तो ये लिख दिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया? इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये चार्ज बी कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो एफ बी इज इक्वल टू अगेन के बी चार्ज जो कि है क्यू, सेंट्रल चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगेन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम सेम नाम दे देते हैं आर, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो खैर, ये डिस्टेंस भी आर तो यहां भी आ जाएगा आर स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों डिस्टेंसेस भी आर आर होंगे, इक्वल डिस्टेंसेस हैं चारों के चारों। वो कैसे हैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो देखें जरा, अब ऐसे ही एफ सी यानी सी वाले कॉर्नर पे जो पड़ा हुआ चार्ज है वो कितनी फोर्स लगाएगा, अगेन के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। इस तरह डी एंड पे पड़ा हुआ चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा, वो भी होगी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जरा गौर से देखें, ये चारों की चारों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है। क्या ख्याल है ना सेम? और इसी तरह ये सारी की सारी फोर्सेस डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। देखें जरा, ये सी चार्ज सेंट्रल चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और ए चार्ज सेंट्रल चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों फोर्सेस ए और सी वाली मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके खत्म कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह ये डी चार्ज जो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, बी चार्ज सेंट्रल चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, अगेन डायरेक्शन में ऑपोजिट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके खत्म कर देंगी। लिहाजा नेट फोर्स जो एक्ट करेगी इस सेंट्रल चार्ज पे वो नेट फोर्स होगी जीरो। ठीक हो गया? एक स्टेप आगे आते हैं, रेगुलर हेक्सागोन की तरफ आ जाते हैं। अगेन एंड्स पे पड़े हुए जो चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सबका मैग्नीट्यूड है क्यू 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 क्यू। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा एक दफा फिर देखें कि ये चार्जेस कितनी कितनी फोर्स लगाएंगे। तो ये सारे डिस्टेंसेस भी सेम हैं। सॉरी, वहां पे मुझे डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस एक्सप्लेन करने की याद नहीं रही, मैं अभी कर देता हूं। तो ये सारे डिस्टेंसेस भी सेम हैं, ये सब भी होंगे आर 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 आर। ठीक है? तो लिहाजा इनमें से हर एक चार्ज सेंट्रल चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो यही होगी, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अगेन देखें, ये सारी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। देखें, ये फोर्स और ये फोर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट, इफेक्ट कैंसल आउट। ये फोर्स,
ये फोर्स, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, इफेक्ट कैंसल आउट। ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, इफेक्ट कैंसल आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन सेंट्रल चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगी, ये नेट फोर्स एक दफा फिर से जीरो होगी। इसी तरह अगर आप 8 साइडेड फिगर के लिए देखें तो भी सेंट्रल चार्ज पे जीरो फोर्स एक्ट करेगी। 10 साइडेड फिगर के लिए देखें तो भी सेंट्रल चार्ज पे जीरो फोर्स एक्ट करेगी। और 12 साइडेड फिगर को देखें, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो भी सेंट्रल चार्ज पे जीरो फोर्स एक्ट करेगी। ठीक हो गया? किस तरह देख लें। अगेन ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, क्योंकि अगेन इस सेंट्रल चार्ज का इन सबसे डिस्टेंस सेम है। ठीक हो गया? तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। ऐसे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगी। ये दोनों कैंसल आउट करेंगी। ठीक है? ऐसे ही ये दोनों कैंसल आउट करेंगी और ये दोनों फोर्सेस कैंसल आउट करेंगी। तो लिहाजा सेंट्रल चार्ज पे एक दफा फिर नेट फोर्स जीरो होगी। सो लिहाजा इसका सही आंसर हुआ जीरो फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। अब इसी का पार्ट बी है। पार्ट बी में उसने हमसे ये पूछा हुआ है कि ये बताएं कि अगर एक चार्ज हम यहां से गायब कर देते हैं, अब सेंट्रल चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी। देखें जरा, ये चार्ज मैंने यहां से गायब कर दिया। अब जब ये चार्ज गायब हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इस चार्ज की वजह से ये जो फोर्स एक्ट कर रही थी ये भी तो गायब हो जाएगी। देखिएगा जरा गौर से, ये वाली फोर्स भी तो गायब हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? ये जो फोर्स थी इसको अब कैंसल आउट करने के लिए कोई और फोर्स मौजूद नहीं है। इस फोर्स को मैं डिफरेंट करके ड्रॉ कर देता हूं, डिफरेंट कलर से। तो ये देखें जरा, ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ की है, इस ब्लैक वाली फोर्स के ऑपोजिट यहाँ पे अब कोई फोर्स मौजूद नहीं है जो इसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके। तो लिहाजा अब सेंट्रल चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो इसी की डायरेक्शन में एक्ट करेगी, अपवर्ड। डायरेक्शन मिल गई। साथ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो अब जो नेट फोर्स एक्ट करेगी पार्ट बी में, ठीक है ना, अब जो नेट फोर्स एक्ट करेगी पार्ट बी में वो कितनी एक्ट करेगी? वो होगी के क्यू चार्ज सेंट्रल चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगेन हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि डिस्टेंस आर है, सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आर, सो दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल चार्ज व्हेन वन ऑफ द चार्ज इज रिमूव्ड। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक चीज एक्सप्लेन में करना भूल गया था, ये डिस्टेंस आर कैसे हैं, सारे के सारे कैसे इक्वल हैं? बहुत आसान है, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। यहां पे मैं समझा रहा हूं, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखें जरा, ये सारे एंगल कितने कितने के थे? ये सारे एंगल थे 90 90 के। ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो अब ये जो लाइन आ रही है पॉइंट ए से जो इसको सेंटर के साथ कनेक्ट कर रही है, वो क्या कर रही है? 90 के एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना बन गया? 75। और ये वाला कितना बना? ये भी 75, क्योंकि डिवाइड हो गया ना टू इक्वल पार्ट्स में। इसी तरह गौर से देखें तो ये वाला एंगल भी 75, ये वाला एंगल भी 75, ये सारे 75 75 के बन जाएंगे। 75 75, ये सारे 75 के। अब अगर आप गौर से देखें तो ये सारी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन रही हैं। यानी अगर मैं इसको देखूं ना, ये जो ट्राइंगल बन रही है ये वाली, ऐसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और यहाँ पे सेंट्रल चार्ज है क्यू। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई, क्योंकि ये एंगल भी 75 है, ये भी 75 है। तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की तो जो बेस एंगल्स के साथ वाली जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। लिहाजा अगर इस साइड को मैं आर का नाम दे देता हूं तो ऑटोमेटिकली ये भी आर बनेगा। इसी तरह बाकी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही हैं, तो लिहाजा सारी साइडें इक्वल आ जाएंगी। आगे समझ बात की? यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। अब ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन के ये जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल ये कितने कितने के बनते हैं? ये पूरा एंगल बनता है 120 डिग्री का। ठीक हो गया? ये सारे कॉर्नर वाले एंगल 120 के बनते हैं। तो अगर सिर्फ इतने एंगल की मैं बात करूं, इतना, ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 60। ये कितना रह जाएगा? ये भी रह जाएगा 60। तो अब अगर मैं ट्राइंगल सेपरेट करता हूं तो अब ट्राइंगल्स जैसे यहाँ पे 75 75 के एंगल वाली ट्राइंगल्स बनी थी, तो अब 60 60 के एंगल्स वाली बनेगी। भले 60 60 की बनेगी, हैं तो आइसोसेलेस ही ना, तो ऑटोमेटिकली उन एंगल्स के साथ कनेक्टेड साइड सेम आ जाएंगी। तो लिहाजा ये सारी साइड जो है ये आर 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 सब सेम साइड्स होंगी। ठीक हो गया? और सेम कॉन्सेप्ट फिर यहां भी अप्लाई हो जाएगा। ये सारी साइड्स भी, इन सब का भी डिस्टेंस, ये इंडिविजुअल चार्जेस का सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी सबका सेम होगा। ठीक हो गया? तो जब ये सारे डिस्टेंसेस भी सेम,
चार्जेस की प्रोडक्ट भी सेम, तो कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स भी सेम अप्लाई होगी। अब सेम फोर्सेस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में ऑपोजिट, लिहाजा इफेक्ट कैंसल आउट। तो हमने देख लिया कि जब हमारे पास पॉलीगोन इवन साइडेड है, यानी 4 साइडेड, 6 साइडेड, 8 साइडेड, 10 साइडेड, 12 साइडेड, 14 साइडेड, अप टू सो ऑन, जितनी भी इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगोन्स हैं, रेगुलर लाजमी होनी चाहिए, इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगोन्स हैं और उन सब के कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हुए हैं, तो सेंट्रल चार्ज पे हमेशा जीरो फोर्स एक्ट करेगी। ये रूल मिल गया अब हमें, ठीक हो गया। अब अगर ऑड साइडेड फिगर हो, 3 साइडेड फिगर, 5 साइडेड, 7 साइडेड, 9 साइडेड, उनके लिए रूल क्या होगा, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 2.2, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह, फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।